ऐसी जंतर मंतर पे 50 आदमी खड़े होकर अपनी बात नहीं कह सकते। हमने वहाँ पे भी किया राबिया के मामले को लेकर के। बल्कि मैं राबिया के मामले को लेकर के एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने राबिया की बात की, तो राबिया की जो हत्या हुई है इसमें एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र नजर आता है आम आदमी पार्टी का, और इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है ये आम आदमी पार्टी। क्योंकि हम पीड़िता के घर पे भी गए थे, उनकी माँ उनके भाई से बात की है, वो लोग आंदोलन में आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता है, वो घरों में जाकर के उन्हें डराने का काम कर रहे हैं आज भी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर आखिर तक देखिए और मैं आपको बताता चलूं, जो खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ दबी रह जाती है, हम भारत न्यूज के माध्यम से उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ लगातार पहुंचाते रहते हैं। आपको बताते चलें, भारत में चलने वाले अनगिनत संगठन और उनके मुद्दे जो कि एक तरह से मैं जैसे साफ कह चुका हूं कि गोदी मीडिया तो अब दिखाएगा नहीं, पर भारत न्यूज़ सबसे पहले दिखाता है और सीधे सवाल भी करता है और पहुंचाता है आपकी बात आला अधिकारियों तक, व सरकार तक। और जन जागृति के लिए लगातार हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़रा कमेंट्स के माध्यम से बता दिया करें कि खबर कैसी लगी और हमसे क्या चाहते हैं। आइए देखते हैं आज की ये बड़ी खबर। भारतीय बहिष्कृत समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. यादव। सर, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रोग्राम चल रहा है कि भाई ठेकेदारी हटाओ और देश बचाओ, जी, इससे युवाओं को क्या फ़ायदा होगा और कहाँ नुकसान नजर आता है आपको? देखो, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा की जो आज हमारी बैठक हुई है जी, आईटीओ पे जो हमारी बैठक हुई है, इस बैठक में सैकड़ों संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन हैं वो इसमें भाग लिए, और हम सभी मिल करके इस ठेकेदारी हटाओ के खिलाफ एक बिगुल बजाना चाहते हैं और बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग भूमिका तैयार कर रहे हैं। और जल्द ही दिल्ली में हमारी अलग अलग जगहों पर, जिले स्तर पर और विधानसभा स्तर पर, वार्ड स्तर पर हम इसके मीटिंगें करेंगे। मीटिंग करके जो है ये ठेकेदारी के खिलाफ एक तरीके का ये बहुत बड़ा जालसाजी है कि जो गरीब लोग हैं, अगर ये सरकारी नौकरी होती तो इनको जो है आधी तनख्वाह में ये काम करवा रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, गरीब लोगों को ये झाड़ू लगवा रहे हैं और सीवर साफ करवा रहे हैं, अस्पतालों में रखे हुए हैं। तो जहाँ पे उनको जो है ना ये 40,000 रुपये देते हैं, वहाँ 20,000 में काम कर रहे हैं। एक तरीके का उनकी आधी तनख्वाह सरकार खा रही है। सरकार में बैठे लोग कौन है? सरकार में बैठे लोग मनवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये इनके घर में शिक्षा की व्यवस्था ना हो, इनके घर में चिकित्सा की व्यवस्था ना हो, इनके घर में राशन की व्यवस्था ना हो। वो हमें हमेशा नीचा देखना चाहते हैं। वो जब घर में पूरी तरीके से आपके पैसा नहीं पहुंच पाएगा तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर, IAS, IPS नहीं बना पाओगे, ना तो कोई रोज़गार ढंग का कर सकते हो। 20,000 पाओगे, घर में खा जाओगे, अगले बीमार पड़े रहोगे, इलाज भी नहीं करा पाओगे। तो ये ठेकेदारी एक निजीकरण का एक जो बड़ा रूप दिखाई दे रहा है आज देश में, निजीकरण का एक जो बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा रूप है कि ज़मीन स्तर पे जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित ना रहे और सबल ना बने, ताकतवर ना बने, चाहे वो किसी झुग्गी में रहता हो, चाहे वो किसी आखिरी गांव में रहता हो। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आंदोलन करके क्या हासिल हो रहा है? क्योंकि युवा तो शराब पी रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आंदोलनों से फ़ायदा हो कहाँ, सरकार सुन कहाँ रही है? देखो, हमें जो आपने अभी सवाल किया, नशे की बात किया, वाकई हमारे युवाओं को नशे से हटना पड़ेगा। हमें नशे से दूर रह करके हमें नशा मुक्ति का अभियान भी चलाना पड़ेगा। इसके साथ कि हमें शपथ खानी पड़ेगी कि हम नशा नहीं करेंगे, हम नशे की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि जो 20,000 रुपये मिलता है, 18,000 रुपये मिलता है, वो घर तक पहुँचते पहुँचते वो भी आधा हो जाता है नशे में। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को सोचना पड़ेगा। अगर हमारे बड़े नहीं समझ पा रहे तो कम से कम हमारे जो 10 साल 15 साल के बच्चे हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हमें नशे से दूर रह करके ही हम सही चीज़ को सोच सकते हैं, सही पायदान पे कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग भी IAS IPS बन सकते हैं, कैसे हम जागरूक हो सकते हैं। अपने शोषण के प्रति हमें कैसे, कब अनुभव होगा जब हम शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने देखा अभी आपने पीछे एक लड़की के पक्ष में आंदोलन किया और मांग की कि सरकार से कि इंसाफ मिले, राबिया
उस लड़की का नाम था जी। कुछ दिन पहले रेप हुआ, उससे पहले भी लगातार 2 रेप और घटे तिल्लुपुरी के अंदर। जी, जी। और क्या कहते हैं तुगलकाबाद के अंदर भी ऐसा हुआ था। मुझे ये थोड़ा बताइए कि आपका जो संगठन है वो ज़मीनी स्तर पर जाता है या सिर्फ मंच और प्रोग्रामों तक ही सीमित रह जाते हैं आप लोग? देखो, मंच पर हम कोई काम नहीं करते, मंच पर हम कोई काम नहीं करते। समाज के विभिन्न संगठन जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हम हमेशा रोड पे लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर रहा हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर रहा हो, चाहे वो मंडल आयोग की सिफारिशें रही हों, चाहे वो राबिया की हत्या रही हो, चाहे वो अनामिका की हत्या रही हो। देश में जितने भी हत्या अत्याचार हुए हैं हमेशा हमने रोड पर आंदोलन किए हैं। हमने कम से कम 20 बार संसद का घेराव कर चुके हैं रोड पे आकर के। अभी हम पीक कोरोना के अंदर प्रतापगढ़ में सभापति जी के यूनिवर्सिटी तोड़ी गई, उनके झूठे मुकदमे लगाए गए प्रतापगढ़ के अंदर। उसको लेकर के हमने पीक कोरोना के अंदर जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मना करने के बावजूद भी हमने जंतर मंतर पे आकर के सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया। हमारे पे केस भी लगा। अभी भी हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से नोटिस आया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा जंतर मंतर पे 200 आदमी कोने पे आपके संरक्षण में चल रहे ठिकानों पे खाना खा रहे हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, ऐसी जंतर मंतर पे 50 आदमी खड़े होकर अपनी बात नहीं कह सकते। हमने वहाँ पे भी किया राबिया के मामले को लेकर के। बल्कि मैं राबिया के मामले को लेकर के एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने राबिया की बात की तो राबिया की जो हत्या हुई है इसमें एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र नजर आता है आम आदमी पार्टी का, और इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है ये आम आदमी पार्टी। क्योंकि हम पीड़िता के घर पे भी गए थे, उनकी माँ उनकी भाई से बात की है, वो लोग आंदोलन में आने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता है, वो घरों में जाकर के उन्हें डराने का काम कर रहे हैं आज भी कि आप बाहर जाओगे, जंतर मंतर जाओगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे, आंदोलन अलाउ नहीं है। अरे ये सरकार तो आंदोलन तो आते ही बंद कर दिया, जंतर मंतर में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जब कोरोना नहीं था। आज आंदोलन के लिए देश में सरकार कोई ऐसी जगह बताए या माननीय न्यायालय कोई ऐसी जगह बताए कि पीड़ित लोग इस देश के कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। अगर रामलीला मैदान के अंदर जाते हो तो आपको 45-50 हज़ार रुपये की आपको खर्चा आएगा बुक करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जिस बेटी के साथ रेप हुआ है, जिस भाई के घर में हत्या हुई है, जिस भाई की हत्या हुई है, उसके घर में 1 लाख रुपए होगा तब तो आंदोलन करने की बात सोचेगा, अपनी आवाज़ उठाने की बात सोचेगा, देश के सामने कहने के लिए बात सोचेगा। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र है कि हमारे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी जाति के काम पे ही रखना चाहती है। और जो नाई का लड़का है, जो धोबी का लड़का है, जो अहीर का लड़का है, जो चमार का लड़का है, जो पासी है, जो गडरिया है, कुर्मी है, कुशवाहा है, जितनी भी जातियां हमारी SC ST OBC के है, सरकार ने तो शिक्षा नई नीति भी ला करके हमारे सामने रख दी। 2020 शिक्षा नई नीति आ गई आपके सामने। शिक्षा नीति के अंदर इन्होंने महाविद्यालयों के अंदर ये जो है प्रोस्पेक्टर ला करके रख दिया है कि आप जो है अगर नाई हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बाल काटने का ही काम रहेगा, अगर अहीर हो तो दूध दही बनाओ, कैसे बनाया जाएगा इसी में रहो। IAS IPS का सपना मत देखो। अगर मोची हो आप तो सारी जिंदगी आप भी जूता बनाते हो, आपका बेटा और बेटी भी जूता बनाने का ही काम करे। तो ये एक तरीके के हमारे बहुसंख्यक समाज को जो संगठन है, जो हमारे बहुसंख्यक समाज के दलित पिछड़े आदिवासी नेता है, इन लोगों को भी थोड़ा अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी और अपने लालच छोड़ना पड़ेगा। और ED CBI से डरने की जरूरत नहीं है। लालू जी कहाँ डरे? लालू जी ने नहीं डरे। तो आपको भी इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज सामाजिक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुसंख्यक समाज के संगठनों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मैं RS यादव अंबेडकर, मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी एकजुट हो जाइए। जितने भी देश में सामाजिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम लेकर के काम कर रहे हैं, बाबा साहब के साथ चल रहे हैं, बाबा साहब के साथ मिशन को कामयाब बनाना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के जितने सामाजिक संगठन हैं इन्हें एकजुट करो। एकजुट ऐसे नहीं होंगे, कोई किसी का आगे पीछे नहीं चलना चाह रहा, कोई किसी का पदाधिकारी नहीं बनना चाह रहा। हर आए दिन लोग नए संगठन बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद 5 कोर कमेटी के इनके लोग होंगे संस्था के अंदर, उन लोगों को लेकर के पूरे देश में एक कोर कमेटी बनाई जाए
उस कोर कमेटी के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। अगला आंदोलन कौन होगा उसका नेतृत्व उसी कोर कमेटी में अध्यक्ष बनाया जाएगा एक दिन के लिए, वो आंदोलन सफल होगा। दूसरा आंदोलन जब होगा दूसरा अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ना किसी के आगे चलो ना किसी के पीछे चलो, हम सब कंधे से कंधे मिला के इस पूरे देश में विजय पा सकते हैं। पूरे देश में 22 की सत्ता उत्तर प्रदेश के ले सकते हैं और 24 में हम पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री भी बदला जा सकता है। आपको ये जानकारी है कि कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस लाके छोटा सा यूनियन लोगों से अधिकार छीन लिया गया कि वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आंदोलन तो हमारे लिए इजाजत बनी नहीं है, लेकिन हमें सरकार की बात को अनदेखा करना पड़ेगा, हमें कानून का भी अनदेखा करना पड़ेगा। धारा 144 को आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप एक एक करके संगठन एक एक करके सड़कों पे आएगा तो उस पर मुकदमे भी लगेंगे, उस पर लाठियां भी पड़ेगी, उसको प्रताड़ित भी किया जाएगा, उसकी जांच भी होगी। अगर पूरे देश में बहुसंख्यक समाज एक दिन भारत के अंदर के सड़कों पे निकलेगा, ये सरकार गिर जाएगी और मनवादी सामंतवादी लोग घरों से नहीं निकलेंगे और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। हमारी संख्या इस देश में 90% है। 10% के अंदर प्रशासन भी हमारे हैं, 10% के अंदर इनके प्रशासन भी हमारे हैं, 10% के अंदर सत्ता में लोग भी हमारे हैं, 10% के अंदर जुडिशरी के अंदर भी लोग हमारे कहीं न कहीं बैठे हैं, चाहे छोटे पदों पे हमारे लोग बैठे हुए हैं। हमारी ताकत इस देश के अंदर इतनी ज़्यादा है, अगर हमारे लोग एक दिन के लिए अगर इकट्ठे हो जाएं, एक दिन के लिए भारत में इकट्ठे हो जाएं, इस 100 साल तलों के सत्ता के अंदर ये मनवादी सामंतवादी नहीं आएंगे। हम तो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो लोग सड़कों पर आने के बाद सड़क पर आने वाले लोगों के पीछे से सत्ता संख्या देखते हैं कि इनके साथ तो संख्या नहीं थी, तो तुम घर में बैठ के क्या कर रहे थे? अगर ग्रुप में जुड़े हो, अगर सोशल मीडिया पे जुड़े हो, आपको पता चल गया है कि आज जो है आईटीओ के अंदर जो है इंजीनियर कपिल, डीसी कपिल ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है। आपने व्हाट्सएप पे देख लिया, या तो उस व्हाट्सएप पे लेफ्ट हो जाओ, या तो उस व्हाट्सएप पे रहने की जो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर समाज के लिए काम करते तो आपको यहाँ पर पहुँचना चाहिए। हम यहाँ पे अपने आप पहुँचे हैं कि ये हमारे समाज का प्रोग्राम है। हमारे समाज के लोग जो सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा नीचा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा गंदा काम करते हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये भी मैं बैठा था अभी मैं प्रोग्राम में, दिमाग में ये भी एक बात आ रही है, ये ठेकेदारी क्या हम ही ठेका ले रखे हैं क्या सफाई का? हम नहीं करेंगे सफाई। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये लोग हमारे तरीके से एक दिन भी चलें, जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे भाई हैं, एक दिन हमारे तरीके चले, सबसे पहले मैं जितने भी कूड़ा है सब प्रधानमंत्री के घर पर ले चल के डालो, मुख्यमंत्री के घर पर लेकर जा डालो और कूड़ा उठाना बंद कर दो। बदबू हमें थोड़ी आएगी, पूरे देश को बदबू आएगी, प्रधानमंत्री की बदबू आएगी, राष्ट्रपति को बदबू आएगी। ये सोच लो कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे। देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में तो वो ताकत है कि आप अपने उस गली के कूड़े को ला करके सड़क पे डाल दो, सड़क पे डाल दो और अपने घर चले जाओ और घर से बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ। जो वहाँ पे जितने भी पोस्ट कॉलोनियाँ हैं सब ले जाके कूड़ा उनके घरों में डाल दो। ये पोस्ट कॉलोनियों में बैठे लोग भी मनवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। हमारी जगह तो रेलवे लाइन के बीच में है, गंदे नालियों के बीच में है और गांव के दक्षिण तरफ पर रहने वाले हम लोग हैं। हमसे बदबू से इतना डरते हैं कि हमारी बदबू अगर जो है इनके सड़कों पे आ जाएगी तो इनका होश ठिकाने हो जाएगा और ये तुरंत परमानेंट करेंगे, ठेकेदारी अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारे लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग भाई डर जाते हैं, कहीं मेरी ये छोटी मोटी नौकरी लगी है 20,000 18,000 की, कहीं ये ना चली जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस देश को बचाने के लिए ये एक मार्शल कौम है, वाल्मीकि कौम एक मार्शल कौम है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा ताकतवर, इससे ज़्यादा बलशाली, इससे ज़्यादा बुद्धिमान, इससे ज़्यादा इस देश के लिए काम करने वाली कोई कौम है नहीं। इन्होंने हमेशा जो है, मनवादियों ने क्या किया है, वाल्मीकि एक मार्शल कौम थी, हमेशा मुसलमानों से लड़ाने का काम किया, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वो हिंदू करते थे, हमारे लोग कहते थे हम हिंदू हैं, लेकिन वो पीछे से रह के बैकडोर से हमारे लोगों को, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज से दलित समाज के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, पटेल हैं, इन तमाम लोगों को भड़का करके हिंदू बना करके आज तक मुसलमानों से लड़ाने का काम किया है। आज तक मुसलमानों से हम लोगों को लड़ाने के लिए काम किया। हम लोगों को मुसलमान, हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम लोगों का नुकसान हुआ। नुकसान इतना हुआ कि आज हम सत्ता से बाहर हैं, आज हम बेटियों की हत्या से हम परेशान हैं, आज हम अपने भाइयों की हत्या से परेशान हैं। आप उत्तर प्रदेश, बिहार में चले जाइए, लगातार 8-8, 10-10 फॉर्च्यूनर से, स्कॉर्पियो से माफिया गुंडे घूम रहे हैं। 50-50 अपराधी मुकदमे हैं, मंत्री के साथ घूम रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, परशुराम के मंदिर बनवा रहे हैं।
परशुराम के मंदिर बनवा रहे, वो कौन लोग हैं नारे लगाने वाले? हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे यादव समाज के, अहिर समाज के लोग हैं, कुछ कुर्मी कुशवाहा लोग हैं, पाल लोग हैं, यही लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं। कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आपके इनके मिशन से हटना पड़ेगा, अपने बाबा साहब के अम्बेडकर को मिशन को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब को एक जाति से इन लोगों ने उंगली दिखा दिया कि बाबा साहब तो दलित समाज के लोग थे, चमार समाज के लोग थे। इन लोगों ने बोला कि बाबा साहब तो चमारों के हैं, बाबा साहब तो दलितों के हैं। यादवों के समझ में आ गया, कुशवाहा के समझ में आ गया, वर्मा के समझ में आ गया कि नहीं, बाबा साहब तो वाकई दलितों के हैं। उनको पता नहीं बाबा साहब है कौन। बाबा साहब ने संविधान का रचयिता है, बाबा साहब हम सभी के मार्गदर्शक है, हम सभी के सुरक्षा कवच है। हम सभी के AK-47 के अंदर उतनी ताकत नहीं होती, हजारों AK-47 लेके बाबा साहब हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, फिर भी दुश्मन हमारे पे गोलियां मार के जा रहा है। और हमारे लोग आज भी बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे। और मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत तेज़ी से जागरूकता तो आ रही है, पिछड़े समाज के लोग, दलितों के अंदर, OBC के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी जागरूकता आ रही है कि वाकई हमारा दुश्मन है कौन। हम लोगों को सत्ता में राज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हम लोगों की मांगे अपनी मांगने बंद कर देना चाहिए, इस सत्ता पे बैठने की कोशिश करनी। आज मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ये मनवादी और ब्राह्मणवादी सरकार है, सवर्णों की सरकार है। हम आम आदमी पार्टी में खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं चांदनी चौक से। मैंने देखा ही इन मनवादियों सामंतवादियों का, इन लोगों ने नफरत के तरीके से पदाधिकारी बनाते हैं और हमारे SC ST OBC लोगों को नीचे रखने का काम करते हैं। और आज देख लिए सिसोदिया कौन है, सिसोदिया सवर्ण है, केजरीवाल सवर्ण है, संजय सिंह सवर्ण है और तमाम दिलीप पांडे सवर्ण है। क्या दिल्ली के आंदोलन में, अन्ना आंदोलन के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं थे? सब भीड़ तुम्हारी थी, सब ताकत तुम्हारी थी अन्ना आंदोलन के अंदर। लेकिन जो भी तेज तर्राक आदमी था, तुम्हारी हक की बात करने वाला था, उस साजिश के तहत पार्टी से किसी के रेप का केस लगा दिया, किसी को रेप का केस लगवाया इन सामंतियों ने, किसी को पार्टी से, युगंधर जैसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया, रास्ता दिखाया बाहर का। तो इन्हें पता था कि कौन लोग ताकतवर लोग हैं, जिनकी छवि अच्छी होगी, कल सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधायक सांसद बन सकते हैं, इनकी कौम मजबूत हो सकती है, इनके लोग मजबूत हो सकते हैं। हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, सत्ता के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और टिकट मांगना बंद करना पड़ेगा, टिकट देने वाले बनना पड़ेगा। और हम लोगों को जब तक मेरी दिल्ली में सरकार, हमारी पार्टियां नहीं मजबूत हो रही हैं, जब तक हमारे लोग नहीं मजबूत हो रहे, तब तक 90% के लोगों को वोट दो। ये मैं अपील करता हूं, जिस वार्ड से हो, जिस विधानसभा से हो, अपने SC ST OBC लोगों को मजबूत करो और उनको जिताओ। कम से कम घर तो मजबूत होगा, परिवार अपने आप मजबूत हो जाएगा, हम देश मजबूत उसके बाद कर लेंगे। लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, इनकी साजिश के खिलाफ हमें भी साजिश करनी पड़ेगी, इनकी साजिश के खिलाफ हमें भी साजिश के तरीके से देखना पड़ेगा। हम लोग इमोशनल लोग हैं, हम लोग इनसे जुड़ जाते हैं, देश के नाम पे जुड़ जाते हैं, भक्ति के नाम पर जुड़ जाते हैं, लेकिन ये जो संस्कृति के नाम पे लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी शिष्टाचार नहीं है, इनका न्यायिक चरित्र ही गंदा है। ये कभी न्याय नहीं कर सकते, कभी तुम्हें हक नहीं दे सकते, तुम्हें गुलाम ही रखना चाहते हैं, तुम्हें गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनसे निकलना हो तो अपने बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करो। और मैं अपील करता हूँ, आप लोग संयुक्त मोर्चा बनाइए, देश के सभी राष्ट्रीय संगठनों की एकजुट करिए, उसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा, एक कोर कमेटी बनाइए। देखिए देश के अंदर 22 के अंदर सरकार तुम्हारी आएगी और हम लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और 24 के अंदर प्रधानमंत्री भी तय करेंगे, ये सभी धराशायी होगी। जय भीम, जय भारत।